तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ओके, तो यहां तक हमारे पास के डिस्कस करेंगे। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टार्ट होगा। शुरू से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। ओके, पहला हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो है कूलम्स लॉ या इंट्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें आती कौन कौन सी है, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था बट आधा अधूरा रह गया था बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास क्या होती है कि ऐसी एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट। मतलब ऐसी चार्ज जो किस पे है, रेस्ट के अंदर है। कोई भी चार्ज अगर मूव कर रही है या मूव वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे हम कोई भी ये चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नहीं होगा। देखो ये चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो नहीं सकती, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट हमारे पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट, मतलब ऐसी चार्ज हो जो रेस्ट पे। फॉर सपोज इसमें मैं 3 केसेस आपको लेके बताता हूँ। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, दोनों चार्जेस हैं, दोनों की दोनों हमारे पास क्या है, रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। पहले दूसरी चार्ज भी रेस्ट में है, फर्स्ट भी क्या है, अपनी रेस्ट के अंदर है। तो ये जब दोनों चार्जेस आपकी रेस्ट है तो ये फिनोमेना आप ये वाली कॉन्सेप्ट आप कहां पे पढ़ोगे, इसके अंदर ये चीजें पढ़ सकते हो। ओके, देन अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अपना क्या है, रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, दूसरा हमारे पास किसके अंदर है, मूव कर रहा है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर डिस्कस कर सकते हो। ये वाला केस भी आपको दिखेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, बट ये वाला केस आपको कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नहीं दिखेगा। हो सकता है बट होता भी है, ठीक है। करंट वाला कॉन्सेप्ट यही से आता है, बट यहां से हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये चीज डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे अपना क्या है, अगर दोनों चार्जेस अपने मूव कर रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नहीं आएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? थम्स अप कर लें। अब देखो उसके मैंने वीडियोस आपको नहीं दिए थे रोटेशंस वाले, ठीक है। वीडियोस मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, उसके प्रैक्टिस सेशन भी आपको चलाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी हमारे पास ज्यादातर फोकस आपका थ्योरीज के ऊपर आना चाहिए, और जो आपको मैं मटेरियल सेंड कर रहा हूं उस मटेरियल को आपके ऊपर प्रैक्टिस आपकी लाजमी होनी चाहिए। आप उसको प्रैक्टिस करें। ओके, जस्ट यही चीज मैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा। ओके, आयशा आलम, यहां तक बात क्लियर है? मैंने उसका वीडियो नहीं, बट उसके आपको वीडियोस में नहीं बनाया था, बट मैंने उसको आपको एमसीक्यूज आपको सेंड किए थे। ओके, ड्राइव के अंदर भी पड़े हुए हैं अभी। बाकी पूरी फिजिक्स में आपको सेंड कर लूंगा। और ये अपनी थ्योरीज कंप्लीट, जैसे हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, अपने डेली बेसिस के ऊपर दो चैप्टर्स या तकरीबन मिक्स में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज कर रहे होंगे चैप्टर वाइज। ओके, जिससे हमारे पास प्रैक्टिस भी होए, बट हमारे पास सिलेबस ना रहे। सिलेबस अगर रहेगा तो वो हमारे पास ज्यादा बर्डन होगा। ओके, फिलहाल आप खुद उसकी करें। अगर आपके कुछ आपको डाउट्स आ रहे हैं मुझसे पूछ लें, कोई आपको टफ लग रहा है, ठीक है, मैं उसकी की भी आपको प्रोवाइड कर लूंगा, जिससे आप उसको चेक करें कि आपने वो सही किया है या गलत किया है। अगर आपने गलत किया है मुझसे पूछ सकते हो, आप चैट के अंदर दे सकते हो, ठीक है। किसी और को आप पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका कैसे हो गया। ओके, यहां तक बात क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एक्चुअली में, अब देखिए यहां पे हमारे पास अगर हमारे पास दो चार्जेस आती है तो दो चार्जेस जब नजदीक आएंगी तो उसके बीच में हमारे पास एक लगता है फोर्स, जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम हमें उसको देते हैं। ये दो चार्जेस होंगे, ठीक है। फॉर सपोज ये चार्ज है, ये दूसरी एक चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में हमारे पास जो फोर्स होगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी हमारे पास फोर्स जिसका जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, फाइनल और इनिशियल। फॉर सपोज एक पोजीशन है, मैं इसको यहाँ पे एक पोजीशन है, एक कोई ग्राउंड हमारे पास, एक कोई ग्राउंड है, यहाँ कुछ चीज है, मैं इस ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फेंक लेकर इस तरफ से यू जाता हूँ, देन मैं क्या करूँ, सीधा जाता हूँ और यहाँ से यू जाता हूँ। तीन में अगर यहाँ पे पाथ अगर लूंगा, तीनों केसेस में आपका जो वर्क डन आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि पोजीशन आपकी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। फाइनल और इनिशियल पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। तो वर्क डन जो का जो आता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर, तो दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब दो हमारे पास सेम चार्जेस, अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस आएंगी तो उसके बीच में होगी लड़ाई, रिपल्शन हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो जहां पे दो चार्जेस, अब देखो केसेस कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज सकती है, दो पॉजिटिव चार्ज आ सकती है। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे। जब आप एक दूसरे को देखेंगे, शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, और दूसरे को क्या देंगे, धक्का मुक्की करेंगे और एक दूसरे के दूर करना चाहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिपल्शन हो जाती है यहाँ पर। देन हमारे पास क्या आ जाता है, दैट टू डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्टेड विद ईच अदर, जिसको हमारे पास क्या करें, अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस होगी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे, एक दूसरे हमारे पास क्या होगी, दोस्ती होगी यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक नेगेटिव चार्ज होती है, उन्हें क्या होती है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपना क्या बन जाता है, लाइक का बेस्टी वाला काम हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे जैसे ही मिलेंगे तो हमारे पास एकदम अट्रैक्शन हो जाएगी। दैट टाइप ऑफ चार्जेस या बीच का जो फोर्स होगा दैट इज नोन एज अट्रैक्शन। और ये क्या करेंगे, बेस्टी की तरह काम करेंगे, एकदम नन्हे मुन्ने। ओके, तो यहां तक ये क्या था, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। अब देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, तो चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम ने दिया था। ये हमारे पास पूछ सकता है फॉर सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, कूलम ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ गया अपना इंट्रोडक्शन। देन हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट होगा, जो रियल टॉपिक है अपना, दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर बातें क्लियर है तो थम्स अप कर ले, अगर यहाँ तक बातें क्लियर है थम्स अप कर ले, अगर किसी को डाउट्स है तो पूछ ले, डाउट्स है फिर भी पूछ ले, ठीक है। अगर क्लियर है थम्स अप कर ले, ओके। यहां तक अगर नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, कूलम्स लॉ अपना क्या होता है, जो दिया था वो किसने दिया था, तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने दिया था। और सॉरी फॉर दैट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे होंगे, कूलम्स लॉ। अब देखो कूलम्स लॉ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दिया किसने था, चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम का, कूलम का पूरा नाम था यहाँ पर। अब ये जो लॉ था ये मैं बताता क्या था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, फॉर सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है या कोई दूसरी चार्ज है, दो चार्जेस हमने रख ली तो उसके बीच में लगेगा एक फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, फॉर सपोज यहाँ पे जो हमने चार्जेस तो रखी हुई है, ठीक है, एक मिनट आप समझा देता हूँ। अगर देखिए दो हमारे पास ये चार्जेस, अगर ये हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, देख लेना। अगर दो चार्जेस है हमारे पास, तो ये जो चार्जेस हमारे पास है ये किसके, इसके बीच में लगेगा फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, ये जो हमारे पास ये फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं। अगर ये अपनी चार्ज 1 है या अपनी चार्ज 2 है तो दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जितना प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ज्यादा होगा उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा। तो जितना आपने देखो एक एक चार्ज के लिए नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर आप एक कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो आपका एक 10 कूलम ले लिया, एक आपने 50 कूलम ले लिया तो आपका 50 कूलम वाला ज्यादा हो जाएगा। फॉर सपोज आपने 10 कूलम ले लिया, एक आपने दूसरा जो दूसरी चार्ज आपने ली 5 कूलम, ठीक है, जो 10 वाला केस है। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 50। एक हमने ले लिया 50 कूलम का और एक हमने ले लिया 1 कूलम का, एक बड़ा ले लिया एक छोटा ले लिया, दोनों को मिला के हमने कितना बन गया 50। तो आप भले छोटा ले रहे हो बड़ा ले रहे हो, उससे कोई आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर फोर्स कितनी होगी, प्रोडक्ट बताएगा। दो चार्जेस आप यहाँ पे ले रहे हो उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है वही हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि फोर्स हमारे पास ज्यादा होगी या कम होगी। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही बात समझ में। मतलब दो चार्जेस के बीच का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स उसके अंदर ज्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से यहाँ पे नहीं देखेंगे। और अगर देखिए मैं क्या करूंगा, ये अगर ये मेरे हाथ है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मेरी आपको फेस आपको दिखाई दे रहा है, मैं हैंड मूवमेंट वगैरह कर रहा हूं, आपको दिखाई दे रही है यहाँ से, अगर दिखाई दे रही है थम्स अप कर ले, ओके। यहाँ पे थोड़ा समझ लें आप, तो कॉन्सेप्ट आपको फील आपको दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बनाया क्या है, एक हैंड है एक दूसरा हैंड है, इस हैंड को मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, चार्जेस है। अब देखो जितना ये नजदीक होंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, ज्यादा धक्का देंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। फॉर सपोज ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट जल्दी धक्का मिल जाएगा। ये दूर दूर होंगे तो ये क्या होगा, नजदीक आते हुए उसको टाइम लगेगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिपल्शन होती है, रिपल्शन में क्या होगा, धक्का मुक्की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अगर हमारे पास ये चार्ज है, ये अगर उसको दोनों नेगेटिव है तो ये क्या धक्का देगी, तो जितना हमारे पास जितने हमारे पास होगी तो उतना धक्का ज्यादा मिलेगा, और जितनी दूर होगी तो उतना धक्का कम मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, जो रेडियस होता है या जिसका हमारे पास डिस्टेंस होता है बीच में, उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और रियल में होता है यहाँ पर, आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, ओके। तो बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, मतलब दो जो हमारे पास स्टेट में थी एकदम फील हो गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नहीं आया, यहां तक क्लियर है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहाँ पर,
अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अब वो कितना होता है आर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हम क्या करेंगे डिस्टेंस को डबल कर लिया, अगर मैं क्या करूंगा डिस्टेंस को डबल कर लूंगा तो आपकी जो फोर्स होगी वो 1/4 एक चौथाई हो जाएगी, जितनी पहले थी उसकी 4 गुना कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर रहा हूं तो आपकी जो एक्चुअली आपकी फोर्स होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी यहाँ पर। यहां तक बात क्लियर है। तो स्क्वायर के हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर किया था। क्या यहां तक आपको बेसिक चीजें क्लियर है? दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई? अब देखो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, अगर देखिए यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, दोनों हमारे पास क्या है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं हमारे पास, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्या आयशा आलम यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो रही है? सबको क्लियर हो रही है बातें? थम्स अप कर ले यहां तक अगर समझ में आ रही है बात। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, या इसका सिंपल सा आपको फार्मूला मैं बताऊंगा वो आपने याद करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी फोर्स है अगर उसके ऊपर क्या आ रहा है इनवर्स, इसको जो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है कि हमारे पास जो कोई चीज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के स्क्वायर के साथ। तो देखो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट किसके साथ? स्क्वायर के साथ। तो दैट फोर्स ये चीज हमारे पास क्या होती है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी क्या होती है। अब देखो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक मैं आपको क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ कि इनवर्स जो स्क्वायर लॉ होता है ये आपको कहाँ पे दिखता है? इस मतलब यहाँ पे इसके अलावा और कहाँ पे दिखता है? ये 1/r स्क्वायर कहाँ पे दिखता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ पे दिखता है? और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको ये चीजें दिखती है? बताए, सारे आंसर दे। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ दिखता है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर दिखता है आपको। ठीक है, तो वहां पे अपना G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर था, वहां पे भी आपको ये क्या दिखता है? अगर आपसे एक सवाल पूछ ले फॉर सपोज, यस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यहाँ हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या है? आप क्या कहोगे? अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कॉमन चीज क्या है? बता दे, कॉमन चीज क्या होगी? आर का स्क्वायर, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये लॉ दोनों के अंदर लगता है, इसीलिए दोनों चीज के अंदर क्या आएगा? ये कॉम्प्लेक्स। यस, नाइस, बातें समझ में आ गई। तो यहां से ऐसे सवाल आपके बन सकते हैं। नाइस, अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मिला के मैंने एक इक्वेशंस बना ली कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के या दोनों के बीच का डिस्टेंस के। अब जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी हटेगी इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रख लिया के, तो के को हम यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, के इज कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, जो जैसे अगर हमारे पास जो जी पढ़ा था हमने, ठीक, जी अगर आपको आपने पढ़ा होगा आगे पढ़ेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है। भले वो आप एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पे कर रहे हो कहीं भी कर लो, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। भले आपने दो प्लास्टिक की बोतल में अगर कर रहे हो, ठीक है, फास्ट ये आपका प्लास्टिक है, ये अपना क्या है एक कोई भी मेटल है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसकी जो जी की वैल्यू होगी, अगर दूसरी हम यहाँ पे मटेरियल भले चेंज कर ले बट वो जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि जी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक वैल्यू आ गई तो बस आ गई। बट जो के होता है, जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हवा के अंदर कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं, सॉलिड के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, और के का मतलब क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट। अगर यहां तक बातें क्लियर है, ओके, देन हम यहाँ पे क्या किया, के आ गया। अब के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 अब ये इसकी क्या आ जाती है? के की वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू इन द टर्म ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर देखिए मैं क्या कहता हूँ, एक खाली जगह दो, उसके अंदर कितने मैं क्या कर सकता हूँ? चार्ज को फ्रीली
मूव करा सकता हूँ। फ्री स्पेस कितना है उस चीज को मूव करने के लिए, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, दैट परमिटिविटी। आगे आप उसको डिस्कस करेंगे। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पे के लिखा हो तो वहां पे क्या लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ओके, तो यहां तक हमारे पास दो फार्मूले आपने बन गए। तो दोनों आपने, अब देखो मैं क्या करूंगा, सजेस्ट करूंगा, बेस्ट वे है कि आपने ये भी याद नहीं करना है, आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद करना है और ये वाला फार्मूला याद करना है। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है, दोनों आपने अगर याद कर लिए तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको हो जाएगा। फर्स्ट सपोज आपसे पूछ ले ये वाला, तो आपने के की जगह ये वाली वैल्यू रख ली। अब ओके, तो यहाँ पे आपने क्या आ गया, ये पुल अप लाके जो फार्मूले थे वो तकरीबन यहाँ पे आपने कंप्लीट हो गए। अगर यहां तक बात क्लियर, थम्स अप कर ले। ओके, नाइस। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब देखो ये जो आपकी वैल्यू में लिखवा रहा हूं, ये जो वैल्यू है ये आपकी वैक्यूम के लिए, या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जो वैक्यूम के अंदर है, स्पेस के अंदर है या अपना एयर के अंदर है, उसके आप क्या ले सकते हो, के की वैल्यू क्या लोगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिट आपको कंपलसरी याद होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, फॉर सपोज आप पूछ ले के की यूनिट क्या होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ओके, देन हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है 8.86 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपनी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिट से याद करना है, इसकी वैल्यूज आपको याद करनी है। यहां तक बात क्लियर है, बेसिक चीजें सारी क्लियर हो गई। नाइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होंगे हम। अब देखो जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब जो हमारे पास स्पेस है, उस स्पेस के अंदर आप कितना फ्री हो या उसके अंदर हम कितना चीज, परमिट का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ कर लेना, टू मूव करने के लिए क्या करना, अलाउ करें। तो मैं इसके अंदर चार्ज कितना मूव करा सकता हूँ, वो हमारे पास जो फोर्स है दोनों के बीच का अट्रैक्शन है वो कितनी इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकती है, दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट और द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वो जो हमारे पास ER होती है वो क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कोई यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, मीडियम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास ER की वैल्यू क्या होती है, EM मतलब मीडियम की जो परमिटिविटी डिवाइड बाय जो हमारे पास स्पेस की क्या होती है, परमिटिविटी होती है। दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, कितने गुना ज्यादा है कम है, वो रिलेटिव का वर्ड आ जाता है यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो दो चीजों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना हम क्या होगा, अगर आपकी E की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, फोर्स दोनों के बीच का क्या होगा, कम होगा। क्योंकि देखो ज्यादा होने से जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, E की वैल्यू, तो परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस मतलब दोनों के बीच का जो स्पेस के अंदर जो ट्रेवल करने का जो मीडियम है वो ज्यादा परमिट उसको नहीं कर रहा, उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो मूव नहीं करने का, तो वहां पे दोनों के बीच का जो फोर्स आएगा वो रुकावट आ जाएगी और आपका फोर्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। और जितना आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी उतना आपका फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ कोई सवाल अगर है तो पूछ ले, देन हम यहाँ पे आगे वाला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे जो होती है वो डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हमारे पास लेफ्ट होती है, राइट होती है, ऊपर होती है, आगे होती है, पीछे होती है, कहाँ होती है, नीचे होती है, वो हमें पता ही नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है, कैसे लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन चार्ज। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे चार्ज लेंगे, ठीक है, तो अगर एक जैसे चार्ज ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन, धक्का मुक्की होगी। ठीक है, धक्का मुक्की होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो दूर जाएंगे तो मतलब जो हमारे पास जो फोर्स लग रही होगी, जो धक्का लग रहा होगा वो रेडियस से दूर जा रहे होंगे। मतलब जो फास्ट रेडियस आपका ये है, तो ये रेडियस से क्या है, फोर्स आपका दूर लग रहा है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम रेडियस, तो रेडियस के क्या होंगे, दूर होंगे या उससे दूर जा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये फोर्स आ जाएगा। ओके, तो रिपल्शन। अट्रैक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास अलग चार्जेस होगी, मतलब एक जैसे चार्जेस नहीं होगी, बेस्टी होगी एकदम। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स आर, तो ये क्या हो गया, आर की तरफ होंगी, ये आर से दूर जा रही है, आर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स होगी वो आर की तरफ होगी, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गई। क्या यहाँ तक बात समझ आई? अगर आ रही है, कॉन्सेप्चुअल एक सवाल पूछूंगा आपसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा इसकी पीडीएफ आपको आगे से खोल देता हूँ, जैसे आपको उस चीज का आंसर आप देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सवाल यह है कि अगर यहाँ पे आपका जो फोर्स है, दो चार्जेस मैंने रखी हुई है, इसके बीच डिस्टेंस में मेरा आर रखा हुआ है, ठीक है। अब दो चार्जेस है, ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहा है या Q2 लगा रहा है, बता दे। ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, ये हमारे पास Q1 लगा रहा है या Q2 लगा रहा है, बता दे। बोथ लगा रहे हैं, और कोई? दोनों लगा रहे हैं, सोच लो। आप मतलब लगा कौन रहा है, वो तो डिपेंड कर रहा है, उस फोर्स तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट लगा कौन रहा है, एफ जो Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। छोटे वाला लगाएगा, बड़े वाला लगाएगा, बता दे। मतलब छोटी वाली चाल लगाएगी या बड़े वाली चाल लगाएगी? मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, Q1 लगाएगा। मतलब अगर आपका Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, तो Q1 लगाएगा या Q2 लगाएगा, बता दे। एकदम मस्त सवाल है, दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएंगे इसमें। देखिए एक चीज आप यहां पे थोड़ा सजेस्ट कर ले। अब देखो, जो हमारे पास लॉ ऑफ मोशन हमने लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है, वहां पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमने डिस्कस किया था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहां पे एक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन कौन कर रहा है, बता दे। देखो कोई भी फोर्स आप लगा रहे हो ना, कोई दुनिया के अंदर जितनी भी फोर्सेस है वो डुअल नेचर होती है। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है, या जो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, कपल के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो एक सिंगल फोर्स आप लगा रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ एक ऐसी फोर्स होगी जो आपको उसको अपोज कर रही होगी, या वो जब आप फोर्स एक लगा रहे हो उस टाइम उसके ऊपर एक्चुअली में दो फोर्सेस लग रही होती है। एक्सपीरियंस आपको कितने कर रहे हो, दो फोर्स। अकेली फोर्स कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती यहाँ पर। आ रही बात समझिए, जैसे आपको ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी जब लग रही है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, फॉर सपोज हवा के अंदर छोड़ा हुआ है तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस लगेगी। अगर आपने जमीन अपने कुछ टेबल के ऊपर रखा हुआ तो नीचे ग्रेविटी, ऊपर नॉर्मल लगेगा, लगता है ना। पेयर के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे भी पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे पेयर कैसे बन रहा है बता दो, दोस्त समझ के तो पढ़ो। Q1 का रिएक्शन करेगा, Q2 रिएक्शन करेगा, ओके। एनीबडी एल्स? थोड़ा सोचिए। देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ने का मजा ही अपना होता है, क्योंकि तो फिजिक्स एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, एकदम कॉन्सेप्चुअल, कुछ भी रटा नहीं लगा सकते यहाँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस लगती है, पहले आपको बता दूं कि ये फोर्स जो लग रही है ये दोनों लगाते हैं, अपने Q1 भी लगाता है, Q2 भी लगाता है, ठीक है, दोनों लगाते हैं। बट एक्सपीरियंस या सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है उस फोर्स का वो किसके ऊपर पड़ता है, जो हमारे पास चार्ज क्या होती है, कम होती है। जैसे अगर मान लें, हमने एक एग्जांपल आपको समझा दूं, ये चीजें आपने लाजमी तौर पर पढ़नी होगी। अगर देखिए ये अपना क्या है, एक एटम है, बीच में अपना क्या होता है, एक न्यूक्लियस आ जाता है। अगर मान ले ये अपना है गोलू मोलू एटम, और इसके अंदर हम यहां पे डालते हैं एक न्यूक्लियस। अब यहां पे अपना क्या था, एक क्या हो रहा है, कोई एकदम मस्त डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान ले। अब तो यहाँ मानने में कुछ नहीं जाता अपना। अब देखो यहाँ पे अपना क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, ई है, ये है अपना न्यूक्लियस है। पहले ये चीज बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में चार्जेस है। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है?
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है, यस, नाइस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होती है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होती है, यस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, दोनों चार्ज है, दो चार्ज आएगी तो क्या होगा, दो चार्ज आएगी तो क्या होगा, यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, धक्का मुक्की होगी यहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा वाला, धक्का मुक्की वाला, कौन सा वाला, धक्का मुक्की वाला, प्यार मोहब्बत वाला, बेस्टी वाला लगेगा, वेरी गुड। तो यहां पे अपना क्या लगेगा, बेस्टी वाला अपना क्या लगेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, अट्रैक्शन होगी। अब देखो इस कंडीशन के अंदर एक में रुक जाए, डिस्टर्ब कर लिया किसी ने, शायद घूम रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, घूम रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्क किस चीज का आ जाता है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम होती है, दोनों के ऊपर क्या चार्ज हमारे पास डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन। अब यहाँ पे फर्क आ जाता है मास, किस चीज का फर्क आ जाता है, मास। तो इलेक्ट्रॉन आपका हल्का होता है तो उसके ऊपर अफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, फोर्स आपका इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका लगा रहा है, बट आपका जो न्यूक्लियस है वो भी लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की एकदम बेस्टी वाला कॉन्सेप्ट खेल रहे हैं, बट उसका जो अफेक्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो रहा है। क्या अभी ये चीज चमकी या नहीं चमकी, हाँ, दोनों एक जितना ही फोर्स लगाएंगे, बट उसका जो अफेक्ट होगा ना, अफेक्ट जो उसका असर होगा वो किसके ऊपर होगा, जो हमारे पास हल्का होगा या जिसके ऊपर चार्ज क्या होगी, कम होगी। बट इस केस में हमारे पास चार्ज तो सेम होती है, बट अफेक्ट किस चीज का आ जाता है, मास का आ जाता है। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट एकदम बन रहे हैं, क्लास में मजा आ रहा है, ओके, नाइस। देन हमारे पास यहाँ पे चलते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे हो गई, डायरेक्शन भी हो गई, और अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये एक चीज मैं आपको यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से बताऊंगा, चाह के भी भूल नहीं पाओगे कि नोट है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है, पिद्दी सी चार्ज, एकदम छोटी छोटी चार्जेस, पिद्दी चार्जेस मतलब बहुत ही छोटी चार्जेस होती है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब देखो पिद्दी चार्ज का मतलब क्या होगा, वो दिखने में पिद्दी हो, वो बढ़ सकती है। अब देखो यहाँ तो आपने क्या कर लिया, फॉर सपोज आपने ये चार्जेस ले ली छोटी छोटी, ठीक है, और उसको रख लिया, ये पिद्दी सी चार्ज हो गई, तो यहाँ पे ये चीज क्या कर सकते हो, ये वाला अप्लाई कर सकते हो। बट अगर हमारे पास आपके पास चार्जेस आपने बड़ी बड़ी ले ली है, क्या ले ली है, बड़ी बड़ी। अब जो इसको मैं आपको थोड़ा फील करा देता हूँ, ओके, कैसे फील होगा, एकदम मस्त तरीके से फील होगा। अब देखो एक तो चार्जेस आपकी क्या है, छोटी छोटी चार्जेस ले लो, उसको आपने रख लिया किसी डिस्टेंस के ऊपर, और उसके ऊपर आपने कूलम्स लॉ अप्लाई कर लिया, ठीक है। बट एक हमारे पास चार्जेस आपने ली बहुत बड़ी बड़ी, एकदम गोल मटोल। अब उस केस में आप क्या करोगे कि जो चार्जेस होगी उसको आप क्या कर लो, इतना दूर रख लो कि आपको दिखने में पिद्दी लगे, दिखने में क्या दिखे, एकदम पिद्दी सी दिखे, एकदम छोटू छोटू। तो उस केस में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, या तो आप छोटी चार्जेस ले लो, या तो आप उसको क्या करो, इतना उसको दूर रख दो भाई, एक दूसरे की शक्ल देख नहीं पाए, एकदम बड़े डिस्टेंस के ऊपर रख लो, देन उसके ऊपर ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या एकदम मस्त तरीके समझ आई, या अभी तक फील नहीं हुआ, नहीं हो रहा फील, एकदम मस्त तरीके से आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, एकदम मस्त। कि अगर हमारे फॉर सपोज एक व्हाइट बोर्ड है, पीछे अगर मैं आपकी दीवार को डिवाइड दिख रही है, ठीक है, रियली नहीं है बट थोड़ी मैं ग्राफिकली है, बट आपको देखो पीछे अगर मैं दीवार है, अगर मैं उसको क्या करूँ, एक छुट्टी यहाँ पे छोड़ दूँ, कोई आपके एक इंसेक्ट वगैरह मैं उसके ऊपर छोड़ दूँ। अब देखो जैसे हमारे पास वो क्या जो इंसेक्ट है वो अगर जैसे ऊपर देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये दीवार खत्म ही नहीं हो रही है, वो उसको क्या लगेगा, दीवार अपनी खत्म ही नहीं हो रही है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एकदम तेजी से जो उसको चार्जेस हम देखेंगे तो वो इतनी दूर चली जाएगी, इतनी दूर चली जाएगी, तो हमारे पास एकदम छोटू छोटी सी यहाँ पे चार्जेस आपको क्या दिखेगी, दिखना स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये अपना क्या था, एकदम जो हमारे पास कूलम्स लॉ था एकदम आपको फील हो गया होगा। क्या ऐसा आपने कभी भी कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है। पहले आपने कभी ऐसा कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है एकदम फील के साथ, एक एक पॉइंट? अगर यहां तक आपने ये फर्स्ट टाइम इस तरह से पढ़ा हुआ है, लाल दिल आपने हर्ट की एक इमोजी मुझे सेंड कर ले, बस रेड हर्ट की एक इमोजी मुझे सेंड कर ले अगर आपने पहली दफा ऐसा एक आपने कूलम्स लॉ को समझा है, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपका जो आता है, जो अपना आता है वेक्टर फॉर्म, ये आपको सिंपल सी याद करनी है, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। वेक्टर फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे कि अगर आपसे क्या पूछा जाए कि वेक्टर फॉर्म बता दो फोर्स की जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना जो फोर्स है वो क्या होगा, 1/4, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ तक, ये इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इसके क्या आ जाएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब डायरेक्शन कहाँ होगी, जो आर की तरफ होगी, ठीक है। अगर अट्रैक्शन हो रही है तो टूवर्ड्स आर की होगी, अगर हमारे पास रिपल्शन हो रही है तो अवे फ्रॉम द चार्जेस हो जाएगी। तो यहां तक ये बातें अपनी क्या होगी, कूलम्स लॉ और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दोनों टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। लास्ट आप क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हम यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आपकी एक और क्लास होगी जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट होगा डाइपोल मोमेंट, देन अदर आपके टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहां तक बातें क्लियर है एकदम मस्त तरीके से। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास जो दिया था वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, ये कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती क्या है, वो किसने बताया था, माइकल फैराडे। अब देखो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, अब देखो द रीजन वेयर जो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होती है, टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या करती है, एक एक्सपीरियंस करती है फोर्स, तो दैट रीजन इज नोन एज, हमारे पास क्या कहा जाता है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहा जाता है। फॉर सपोज इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, मस्त डायग्राम से आपको समझा दूं। अब देखो वर्ड आ गया टेस्ट चार्ज। अब ऐसा चार्ज के जिसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। या जो ये हमारा जो चार्ज है ये क्या करेगी, इस चार्ज के ऊपर कोई भी धक्का मुक्की बेस्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं खेलेगी, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या, इसके ऊपर जब फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नल बटा नल होगी, मतलब कोई फोर्स वगैरह लगा नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। अगर ये फोर्स यहाँ पे लगा नहीं सकता तो ये जब हमारे पास क्या आएगा, नजदीक आएगा, देन एक उसका एक रीजन आएगा जहां पे वो क्या करेगा, उसके चंगुल में फंस जाएगा, उसके जो हमारे पास अट्रैक्शन होगी उस चार्ज के, उसके अंदर ये फंस जाएगा। देन ये कहाँ चलाएगा, अंदर चला जाएगा उसकी तरफ। अगर फास्ट ये पॉजिटिव है तो अंदर चलाएगा, नेगेटिव है तो दूर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब अगर अलग चार्जेस हो गई, अलग अलग चार्जेस हो गई तो क्या आ जाएगा, धक्का हो गया। अगर लाइक चार्जेस होती है, लाइक चार्जेस होगी तो यहाँ पे हमारे धक्का मुक्की होगी, और अनलाइक चार्जेस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे बेस्टीपन होगा, मतलब भाईचारा दोस्तीपन यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्लियर है यहाँ तक, टेस्ट चार्ज का क्लियर है यहाँ तक, मतलब ऐसी जो हमारे पास कोई फोर्स नहीं लगाएगी उस चार्ज के ऊपर, और जिस रीजन में अगर वो टेस्ट चार्ज आ गई उस रीजन में अगर उसका फोर्स लग रहा है तो उस रीजन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट था माइकल फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्सेप्ट लाए कौन थे हमारे पास, माइकल फैराडे। आयशा आलम क्लियर हो गया, और कोई अगर क्लियर हो गया तो कर लो, अगर नहीं हुआ फिर भी बता दो, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिक चीजें आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, जो इसके ऊपर धक्का मुक्की बेस्टी वगैरह का कॉन्सेप्ट खेलेगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स यहाँ पे जो चार्ज आएगी, ये चार्ज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सोर्स चार्ज यहाँ पे हो जाती है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। अब सिंपल सी बातें हैं, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, आपने सिंबल याद करनी है। सिंबल क्या होती है, ई के ऊपर क्या लगा होता है, एरो लगा होता है, मतलब ये हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास फार्मूला का डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो फोर्स लग रही है उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो वो जो फोर्स हमारे पास एक टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, तो दैट नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पे,
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब देखो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, के, अब मतलब K1, के अपना आ गया Q1 मतलब जो अपना Q0 आ गया, डॉट को क्या पढ़ा जाता है, नॉट पढ़ा जाता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास एक चार्ज की Q है, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा KQ/r²। क्या बच जाएगा हमारे पास, KQ/r²। ये किसका फार्मूला आ गया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फार्मूला, और हमारे पास ये वाला फार्मूला अपने दोनों याद करने हैं। ओके, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आपका यूनिट बन गया ऐसे। और ये हमने क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ नहीं होगा, वो हमारे पास एक टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, किसी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रही है। ओके, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैंसिल हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखो आपने KQ/r², जो टेस्ट चार्ज है वो इसके अंदर एप्लीकेबल है ही नहीं। ओके, वो यहां से कैंसिल आउट हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी ना किसी एक चार्ज के ऊपर होगी जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया होगा। अब फोर्स उसका हमारे पास क्या है, 0। यहां तक बात क्लियर है। मतलब टेस्ट चार्ज होती नहीं है, इमेजिनरी उसको बनाया गया, आइडियली उसको सोचा गया है। यहां तक बात क्लियर होगी, समझा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन अपना क्या हो गया, आज का लेक्चर आपका रैपअप हो जाएगा। और आपका लेक्चर नंबर ये अपना हो गया तकरीबन आपकी 2-3 लाइन बची है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस होती है जो हमारे पास क्या दिखाती है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस। अब ये रियल में होती है नहीं होती है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये इसको बनाने के लिए, इसको इमेजिनरी पिक्चराइज करने के लिए, इसकी पिक्चर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट में अंदर क्या है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कहाँ होगी, ये जो लाइन से ये बाहर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, ये जो लाइन से अपनी क्या होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी। अब तो अगर ये सर्किल है, सर्किल के अंदर कोई लाइन जा रही है, इसको कहते हैं रेडियस कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगी, रेडियली मतलब बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ बाहर जा रही होगी एक सर्किल लाइन। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, रेडियली होगी बट अंदर की तरफ आ रही होगी। तो ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ये दो डायग्राम्स आपको यहाँ पे याद करने। और इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर और कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। ठीक है, यहां तक बात के लिए अगर कहो तो वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा देता हूं। यस, पॉजिटिव का रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव का इनवर्ड होगा। मतलब जो आपकी जो चार्जेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहां से, नेगेटिव से, पॉजिटिव से निकलती है, और नेगेटिव जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां पे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो लेक्चर तो आपका यहां तक ही था, थ्योरी आपकी। बट यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि जितनी हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा निकलेगी उतनी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी। फॉर सपोज एक हमारे पास चार्ज है जिसके अंदर 5 लाइन निकल रही है। फॉर सपोज मैं आपको तो डायग्राम यहाँ पे बना के दिखाऊं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल यहाँ पे एक चार्ज आपको यहाँ पे बना लेता हूँ, एक चार्ज यहाँ से बना लेता हूँ आपको। ठीक है, अब ये चार्जेस हमारे पास क्या आ गई, अगर यहां से मैं क्या करूं, इस ये है हमारे पास एक इसको थोड़ा मैं इससे बना देता हूं, मजा आएगा। अब ये दो चार्जेस है। अब देखो सर्किल के अंदर मैं 5 लाइनें निकल रही है, सर्किल के अंदर कितनी लाइनें निकल रही है, 5, और रेक्टेंगल के अंदर 10 लाइनें निकल रही है। तो बता दें यहाँ पे हमारे पास कौन सी जो इंटेंसिटी या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कौन सी में होगी, स्क्वायर में होगी या सर्किल में होगी। सर्किल में 5 लाइंस निकल रही है और रेक्टेंगल के अंदर अपना 10 लाइनें निकल रही थी, रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, तो ये इंटेंसिटी बता दी, जितनी लाइंस ज्यादा होगी वो उतने उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, थोड़ा सा एक मस्त कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास यहां पे मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूं। एक हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि
कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सुनी होगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, हर बराबर होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक जो यूनिफॉर्म आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वी डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब देखो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, हर जगह वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपनी सेम है। हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी क्या है, हर जगह सेम ही है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास अगर आपको एक डायग्राम फॉर सपोज आपको दे दे और आपसे पूछा जाए यहाँ पर, फॉर सपोज आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखे, अब देखो यहाँ पे जो ये लाइंस दिख रही है, इनके दो बीच का ये डिस्टेंस होगा। अगर ये डिस्टेंस सबके अंदर क्या आ जाए, एक जैसा ही आ जाए, और सबकी जो लेंथ है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, एक जैसी आ जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, मतलब दो हमारे पास दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो भी क्या होना चाहिए, सबके अंदर जितनी लाइंस है सबके अंदर क्या होना चाहिए, सेम, और उनके अंदर जो हमारे पास लाइंस की जो लेंथ निकल रही है वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो वो हमारे पास किसको शो करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। क्या यहां तक बातें क्लियर है सारी? क्लास कैसी रही आज की? एकदम मस्त।